कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस लेक्चर 46 चैप्टर नंबर 7 हम कवर कर रहे थे और चैप्टर 7 में बेसिकली क्या था, आइजा 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस। हमने इसमें एक सीक्वेंस से कवर करना शुरू किया। हमने पहले अपनी पिछली नॉलेज से कनेक्ट किया कि आइजा 500 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस पढ़े हैं, जिसमें एक कॉन्फर्मेशन थी। फिर हमने कहा कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंसिडर करना लाजमी है कि ये प्रोसीजर करना है या नहीं करना। अब उसमें हमने कहा कि कुछ मामलात हैं जिस पे आइजा ने गाइडेंस दी है कि भाई किसको कॉन्फर्मेशन भेजनी है, कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, क्या पूछना है, किसने भेजनी है, ये सारे मामलात पे बेसिकली गाइडेंस थी भेजने के ऊपर। तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिस्कस की, पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर हमने देखा कि नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में कोई सी भी एक कंडीशन 4 में से पूरी हो जाए तो आप नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, बल्कि चारों की चारों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि रोम भी लो हो और क्या हो, एक्सेप्शन रेट भी लो हो, इग्नोर ना करे वो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को, और उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस बैलेंसेस, मिलते जुलते बैलेंसेस। सर प्लीज, थैंक यू। अब इसमें आप आ जाएं बी पे। हमने जो कंक्लूड किया था वो बी के ऊपर किया था, पेज नंबर 75 पे, कंट्रोल ओवर कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। और इसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल कौन मेंटेन करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर नीड्स टू बी ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स के उसको कंट्रोल मेंटेन करना है। इसमें सबसे पहली चीज डिटर्मिनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, डिटर्मिनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, डिटर्मिनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म रिक्वेस्टेड। इसमें हमने देखा कि अकाउंट बैलेंसेस भी कंफर्म किए जा सकते हैं, ट्रांजैक्शंस भी कंफर्म की जा सकती हैं, और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कंफर्म की जा सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी बात क्या है, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। किसको कॉन्फर्मेशन भेजनी है? HBL बैंक है, उसमें क्या HBL के CEO को कॉन्फर्मेशन भेजूं, बोर्ड को कॉन्फर्मेशन भेजूं, किसको? तो आमतौर पे आपने सिलेक्ट करना होता है एक ऐसा बंदा जो कि आपकी कॉन्फर्मेशन का जवाब देने की काबिलियत रखता हो, जिसके पास वो डाटा अवेलेबल हो। जैसे कि बैंक को कॉन्फर्मेशन भेजनी है ना, तो ब्रांच मैनेजर को भेज देंगे। जिस ब्रांच में आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट है उसको कॉन्फर्मेशन भेज देंगे, एड्रेस कर देंगे किसको, ब्रांच मैनेजर को, कि ब्रांच मैनेजर के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आपका कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, OGDCL का एक कस्टमर है उच्च पावर, अच्छा सॉरी, OGDCL का एक कस्टमर है उच्च पावर। अब OGDCL ने अगर कॉन्फर्मेशन भेजनी है तो उच्च पावर में किसको भेजे? मेरे ख्याल में बेस्ट होगा किसको भेजे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। OGDCL के ऑडिटर ने, मेरा मतलब है सपोज AFF ऑडिटर है, उसने कॉन्फर्मेशन भेजनी है उच्च पावर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स मैनेजर को। किसको? अकाउंट्स मैनेजर को, क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे ना। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है या घूम रहे हैं? ये बात क्लियर है? उसके बाद आपके पास क्या आ गई नंबर, तो पहली चीज क्या पूछना है, इसके साथ लिख लें उर्दू में, 1 के साथ एरो बनाएं और लिखें क्या पूछना है, 2 के साथ एरो बनाएं किससे पूछने, लिख के बताऊं उर्दू में या लिखनी आती है उर्दू? अच्छा, आप लोग इंग्लिश में ही लिखती हैं, क्या बात है। 2 में लिखना किससे पूछना है। तीसरी चीज डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ये जो डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है ना, इसमें काफी सारे मामलात आते हैं। क्या पूछना है ये भी आता है, कैसे पूछना है ये भी आता है, कब पूछना है ये भी आता है। ठीक है। डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में कुछ चीजें जिनका आपने खसूसी तौर पे ख्याल रखना है, वो क्या है? प्रॉपरली एड्रेस्ड
सर सही एड्रेस पे खत पहुंचाना है, अगर सही एड्रेस पे नहीं पहुंचाया फिर आप इंतजार में बैठे रहेंगे, जवाब नहीं आना। जवाब तो खैर वैसे भी नहीं आना, लेकिन उस सिचुएशन में तो बिल्कुल ही फिर नहीं ना। दूसरी बात, कंटेनिंग रोशनी कम होगी आपके चेहरे पे। containing return information for responses to be sent to the auditor directly containing इसको 6 दफा अंडरलाइन करें। ये जो नंबर 3 पे है ना, containing return information for responses to be sent to the auditor directly, इसमें क्या ऐसी बात है? ऐसी एक बकवास सी बात लिखी थी, कॉन्फर्मेशन का जवाब किधर भेजना है? कंपनी के एड्रेस पे? ना 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 ना, ऑडिटर के एड्रेस पे। वो याद है, डायरेक्टली, कैपिटल, बोल्ड। तो सिर्फ उस बंदे का फिर फर्ज बनता है ना कि वो सही जगह भेजे। अब यही तो लापरवाही, कैजुअल बिहेवियर। अगर वो मैनेजमेंट में भेजे तो सारा रोला ही खत्म हो जाएगा। फिर मैनेजमेंट के एड्रेस पे भेजे तो सारी की मेहनत ही खत्म हो जाएगी। वो कॉन्फर्मेशन फेल है। तो करता रहा, साथ आया फिर नहीं, वो फिर उसको ये कहते हैं कि भाई दोबारा भेजो ऑडिटर के एड्रेस पे, वही चीज। उसके बाद क्या है सर, सजेस्टेड फॉर्मेट इज ऑल्सो गिवन। इधर ना आगे पेज नंबर 79 पे अगर आप आए ना, एक सजेस्टेड फॉर्मेट गिवन है। आ जाए पहले उस सजेस्टेड फॉर्मेट पे आ जाए, पेज 79 पे। suggested format of letter for debtors confirmation by direct communication। सवाल, suggested format of letter for debtors confirmation by direct communication, मतलब इस तरह का लेटर मैं आपको लिख दूं, अगर अब्दुल्ला इस तरह का लेटर मैं आपको लिख दूं, लिख दें सर। मैं जवाब नहीं दूंगा, मतलब मना नहीं किया कि रिसीवेबल है या नहीं, ये नोट कर लें। कुछ भी अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टू बी टाइप्ड ऑन, किसके लेटर हेड पे टाइप होने? कंपनी के मैनेजमेंट के मतलब AFF अगर OGDCL का ऑडिटर है तो OGDCL के लेटर हेड क्या होते हैं? जिधर नहीं कंपनी का नाम रंगीन उसमें और वो जो उसका लोगो होता है वो लगा होता है, उसको लेटर हेड कहते हैं। अच्छा, आगे नीचे क्या आएगा? डेटर का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑडिटर हूं OGDCL का और OGDCL का कस्टमर है उच्च पावर, तो किसका नाम आएगा? उच्च पावर का। और किसका एड्रेस आएगा? OGDCL का नहीं, उच्च पावर का, कस्टमर का। डियर सर, पहले इज्जत देना जरा। एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स वी हैव बीन रिक्वेस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट के लेटर हेड पे आ रहा है ना, वी हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय आवर ऑडिटर्स। ऑडिटर का नाम आ जाता है, नाम आएगा, कंपनी का वो नाम आएगा, बाय आवर ऑडिटर्स डैश ऑफ डैश। इधर क्या आएगा? फर्म का नाम इधर आ जाएगा, फर्म का नाम आ जाएगा। नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। देखिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट किसकी होती है? फर्म की। टू आस्क यू टू कंफर्म डायरेक्ट टू देम योर इंडेटेडनेस टू अस ऑफ रुपीज डैश एज ए डैश। अच्छा, ये क्या है? टू कंफर्म डायरेक्ट टू देम, ये क्या मतलब है? डायरेक्टली कंफर्म करें, आप डायरेक्टली कंफर्म करें किसको? ऑडिटर को। हाँ, ये जो इन लोगों का ये जो ICAP का ये वाला फॉर्मेट है ना, इसमें ये गुंजाइश, ये भी वैसे ICAP का ही फॉर्मेट है। जो बोल्ड हुआ है ना, वो हुआ है बैंक कॉन्फर्मेशन लेटर में, वहां पर रिस्क क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो उधर इन्होंने ये किया हुआ है। टू योर डायरेक्ट टू देम योर इंडेटेडनेस टू अस। बेसिकली OGDCL का कस्टमर है उच्च पावर, तो उच्च पावर ने अपनी जो पेबल है टू OGDCL, क्योंकि
OGDCL का अगर उच्च पावर कस्टमर है तो आप एग्री करते हैं कि OGDCL की बुक्स में क्या आएगा, इसकी बुक्स में क्या आएगा, पेएबल। तो उच्च, क्या ये सही होगा कहना कि उच्च पावर मकरूज है OGDCL का? उच्च पावर, इंडेटेडनेस का मतलब होता है मकरूज होना। तो डायरेक्ट टू देम योर इंडेटेडनेस टू अस, कि आपने हमारे कितने पैसे देने हैं, डैश एट, ये एट के बाद क्या आएगा, एट दी, और ये हमेशा ईयर एंड डेट होगी, है ना? एंगेजमेंट पे डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन जब उसे पैसे देने। डैश 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 सर इंटरम एंगेजमेंट है सर। नहीं सोच के बताए ना भाई। जिस डेट तक इंफॉर्मेशन है उस तक सर जिस पीरियड का ऑडिट हो रहा है उसकी एंड की डेट, रिपोर्टिंग डेट सर। जिस पीरियड का ऑडिट हो रहा है उसके एंड की डेट। अगर मैं बैलेंस कंफर्म कर रहा हूं, मतलब 1 जनवरी 2021 से ईयर एंड है 31 दिसंबर 21, यहां तक बात सही है? तो क्या पता ऑडिटर खाली ये एंड की बात ना करें, तो कोई स्पेसिफिक डेट अगर कह रहा है तो वो फिर मैनेजमेंट उसको कह सकते हैं ट्रांजैक्शन कर रहा हो तो स्टेटमेंट बैलेंस, अभी तो बैलेंस है ना, अभी तो बैलेंस है, मतलब बैलेंस समझते हैं ना, मतलब पेएबल्स बैलेंस, और बैलेंस हमेशा किसी एक खास डेट का होता है। इस पे तो मिस एग्रीड है ना, बैलेंस तो किसी खास डेट का होता है। तो जरूरत नहीं तो ये एंड ही होता है। हाँ, अब जो मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं ऑडिट ऑफ OGDCL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। अभी सोचें ईयर एंड, बल्कि इसकी डेट्स बदल देते हैं ताकि और रियल हो जाएगा। अभी 31 दिसंबर है ना, ईयर एंड है। वैसे इसका ईयर एंड डिफरेंट है OGDCL का, लेकिन चलें एज्यूम कर लेते हैं यही है। 31 दिसंबर 22 अभी ईयर एंड आ रहा है ना, लेकिन आपको बताया था ना कि एक होता है फाइनल ऑडिट और एक होता है इंटरिम ऑडिट। तो अगर ऑडिटर चाहे ना और टाइम प्रेशर है तो वो कोई 30 नवंबर के भी तो बैलेंसेस कंफर्म कर सकता है ना। ट्रांजैक्शन हो गया सर, तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होगी। क्या इस डेट पे कोई बैलेंस होगा? मंथली बैलेंस निकाल देते हैं। कोई तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा ना। नहीं, अच्छा, अगर नीड अराइज हो तो भेज दे। ये क्यों पहले बैलेंस कंफर्म कर रहा हूं? टाइम प्रेशर अवॉइड करने के लिए। मैंने इस डेट पे बैलेंस कंफर्म कर लिया। बैलेंस शीट किस डेट की बननी है? 31 दिसंबर 12 की। तो जब कभी भी मैं इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर करता हूं तो याद है फिर मैंने कहा था कि अब इन दो डेट्स के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनके ऊपर मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। मतलब इस दौरान में जो परचेजेस या जो सेल्स होंगी उनको मुझे एडिशनली वेरीफाई करना होगा। नहीं समझ आ रही? तो इसका मतलब है ये डेट ईयर एंड भी हो सकती है, ये डेट ईयर एंड से कोई पहले की डेट भी हो सकती है इंटरिम ऑडिट के केस में। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आ जाएं, इफ द अमाउंट इज इन एग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड्स प्लीज साइन इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो एंड रिटर्न दिस लेटर डायरेक्टली टू आवर ऑडिटर्स। आप देख रहे हैं कैसे तमीज से भिगो के लगा रहे। डायरेक्ट पहले भी कट टू कंफर्म डायरेक्ट टू देम। फिर अगर नहीं समझ आ रही, इफ द अमाउंट इज इन एग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड्स प्लीज साइन इन द स्पेस। ये जो नीचे स्पेस दिया हुआ नजर आ रहा है, प्लीज डू नॉट डिटैच। जी सर। इस स्पेस में साइन करें और ये लेटर जो है वो वापस किसको भेजें? डायरेक्टली टू आवर ऑडिटर्स। इफ द अमाउंट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड्स प्लीज नोटिफाई आवर, किसको बताएं? और दो पॉसिबिलिटी मुझे ये बता सकते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा, ये पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है या नेगेटिव? कैसे पता लगा? फील्ड है एक तो, और दूसरी चीज है दोनों सिचुएशंस में कह रहे इफ द अमाउंट इज इन एग्रीमेंट, तो if the amount is not in agreement please notify your auditors directly of the amount shown by your records and if possible send them full particulars of the difference। मतलब डिफरेंस की तफसीलात भी अगर पॉसिबल हो तो बता दें। तो ये तो ऐसे जैसे परमिशन स्लिप नहीं होती स्कूल में आपको मिलती है, वो है क्या है वो जैसे परमिशन स्लिप नहीं होती कि जाके पेरेंट्स से साइन करवा के ये? वैसे हाँ, ये वैसे ही लग रहे। नीचे साइन करके देगा।
For your reply to be of assistance to our auditors, please give this request your early attention. अच्छा, फिर उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई जल्दी जवाब दे देना, तो आप ये कह देते हैं. अच्छा, आगे ज़रा और जलील करने के लिए चेक करें. We enclose a prepaid envelope for your convenience. सर कितने मीटर बन रहा है, इतने मीटर क्योंकि भाई जवाब ही नहीं ना आता, और वो कोई कानून उनको क्या, वो जवाब नहीं देते तो आप क्या उनको केस उनके ऊपर कर देंगे? तो देखें, जब अपना काम होता है ना तो फिर इस तरह करना पड़ता है. टू बी प्रिसाइज, कर सकते हैं कॉन्फर्मेशन वगैरह आप लास्ट जवाब ये असल में ना कोई मतलब उसका कोई सोर्स होना चाहिए ना. ये बस चीज जो है ना वो इस तरह से चल रही होती है कि अगर ऑडिट इसका होना है कॉन्फर्मेशन उसको जाएगी. तो ऑडिट कभी इसका भी होना है. बात समझ में आ रही है? तो अगर इसके ऑडिटर को ये नहीं जवाब देगा तो फिर वाइस वर्सा भी होगा ना. बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है. समझ आ रही है बात? तो प्रैक्टिकली ये चीज इसी तरीके से मैनेज हो रही होती है, चल रही होती है. कंपनी बदला लेने के लिए गलत इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स वो उसमें कोई मतलब इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता. यस, प्लीज डू नॉट सेंड रेमिटेंसेस टू द ऑडिटर्स अलोंग विद द कॉन्फर्मेशन. ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये असल में लिखा जाता है कि भाई ये खत, ये भी वैसे बेइज्जत करने वाली बात है. ये कह रहे हैं कि भाई पैसे ना साथ इसके भेज देना ऑडिटर्स को. ये हम पैसे नहीं मांग रहे. हंस रहे हैं आप? ये असल में लिखा जाता है कि ये पैसे नहीं मांग रही हैं, ये बस बता दो कि कितने पैसे हैं, कि पता लगे ऑडिटर्स को हमने आपके पैसे भेज दिए, उनसे ले लें. तो इसे कंपनी ये नहीं कहती कि हमें जाहिर समझा क्या के वो कह रहे कि ये नहीं कहते कि जाहिल समझा हुआ है. कुछ हुआ होगा जो ICAP ने ये टेम्पलेट इशू की है, कुछ वाकया ज़रूर हुआ होगा. अब वो पुरानी बात हो सकता है, वो क्या कह सकते हैं. ये अब इसके लिए किसी ना सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो मतलब काफ़ी सीनियर पुराने हो कि ये क्या इसके पीछे बैकग्राउंड, कुछ कहानी होगी इसके पीछे. अब आप लोगों ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी है, तो जिन्होंने ये इशू किया मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि भाई ये क्या हुआ था, ये लाइन क्यों ऐड की है. आप जानते हैं इशू किया था, ये नहीं मुझे पता कि अब मतलब इसकी बेसिस क्या थी. लेकिन आप जानते हैं जरूर है सर. वो कहीं ना कहीं से ट्रैक निकल आता है ना, ट्रेसेस निकल आती हैं कुछ कॉन्टैक्ट से, तो वो इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट से ये वर्डिंग से लग रही है कि मैनेजमेंट कॉन्फर्मेशन दे साइन ही उसके लेटर हेड पे हो रही है ना भेज नहीं मोहतात रहिएगा. भेजने की नहीं अभी बात हुई, अभी भेजने पे तो मैं आपको लेके ही नहीं आया. अच्छा, ड्राफ्टिंग आमतौर पे हम खुद ही करते हैं, मैनेजमेंट को ईमेल कर देते हैं कि भाई ये हमने कॉन्फर्मेशन लेटर्स बना लिए हैं, इनको अपने लेटर हेड पे हमें प्रिंट करके दें. और नीचे क्या आ रहा है? योर्स फेथफुली में कौन आ रहा है? क्लाइंट्स ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, मतलब क्लाइंट का इजाजतनामा. आप मैनेजमेंट से वो प्रिंट लिया, उसका दस्तखत कराए मैनेजमेंट से. अब कॉन्फर्मेशंस आपने मैनेजमेंट से ले लेंगे. कॉन्फर्मेशन आपने मैनेजमेंट से ले ली, आपने मतलब ऑडिटर ने. अब वो कॉन्फर्मेशन सेंड आउट करना, वो किसने सेंड करनी है? ऑडिटर ने खुद, क्योंकि कंट्रोल मेंटेन करना है ना. अच्छा, इसमें ना एक डिबेट है कि अच्छा आपने तो कंट्रोल मेंटेन करना है ना, तो अपनी प्रेजेंस में सेंड करवा लें मैनेजमेंट से. तो ये भी एक ऑप्शन वैसे प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल होता है कि ऑडिटर लेकिन प्रेजेंट हो, क्योंकि जो शर्त है ना वो क्या है? कंट्रोल मेंटेन करने की. बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिंपली क्या बात याद रखनी है कि भाई सब कुछ ऑडिटर ने इसके ऊपर कंट्रोल खुद मेंटेन करना है, खुद रिक्वेस्ट सेंड करे. जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना इसमें ऑडिटिंग वर्ल्ड में, वो क्या है कि ऑडिटर खुद कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करे. जी सर. ईमेल के थ्रू कॉन्फर्मेशन भेजते हैं तो ईमेल कंपनी की होगी कि ऑडिटर की होगी? ऑडिटर की, क्योंकि खुद सीसी में आप मैनेजमेंट को ना भी डालें, तो तुम्हारा आएगा ही नहीं. मैनेजमेंट को
मैनेजमेंट की तरफ, अच्छा ईमेल के केस में आप कह रहे हैं कि कॉन्फर्मेशन का ऑथराइजेशन क्या होगी, हाँ उसमें आप मैनेजमेंट का कुछ कॉन्फर्मेशन उसमें डाल सकते हैं कि जी कॉपी कर दें, या आप मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन, वी हैव ऑब्टेन्ड मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, यस, उसमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर लेंगे आप, क्योंकि मैनेजमेंट, अच्छा है आमतौर पे ना कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर का सुन के इनिशियली इंप्रेशन ये बनता है अच्छा हम चुप करके ना कस्टमर से पूछ लेंगे, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्या है कि मैनेजमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन वगैरह पर्सन्स का एक्सेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक किस्म की चीज़ नहीं है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। एग्जैक्टली सर्विस मिल रही है ना। प्लीज डू नॉट डिटैच, क्लाइंट का नाम आ जाएगा, डेटर का नाम, नंबर आ जाएगा, द अमाउंट शोन अबव ऑफ रुपीज डैश ड्यू फ्रॉम अस इज नॉट इन एग्रीमेंट विद आवर रिकॉर्ड्स, इन दोनों में से कोई एक चूज होगा, ठीक है ना, डिलीट एज एप्रोप्रिएट, इसीलिए इस एस्टेरिक के साथ नीचे लिखा हुआ है, इन एग्रीमेंट विद आवर रिकॉर्ड्स एट वो जो डेट है उसका आप बता देंगे, द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज आर एनेक्स्ड, द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज आर एनेक्स्ड, मतलब अगर एग्री कर रहे तो फिर ये आएगी डिटेल्स, फिर तो नहीं, डिस्क्रिपेंसी या जिसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी के केस में बेसिकली फिर आपकी ये तफसीलात आएंगी। वापस आ जाएं, कंपनी का ऑडिट करते हैं तो जब हम ऑडिटर एग्जाम में अपॉइंट करते हैं, जी जी, आप मंथली बेसिस पेमेंट करते हैं उनको कि आप ईयरली बेसिस पेमेंट करते हैं? डिपेंड करता है आपने टर्म्स क्या एग्री की हैं, मतलब इसमें प्रीपेड भी कुछ पोर्शन हो सकता है, प्रीपेड हो, कुछ पोर्शन रिपोर्ट साइनिंग के बाद हो, इस तरह के कुछ आप टर्म्स रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास नंबर 3 पे वापस आ जाएं, डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, अ सजेस्टेड फॉर्मेट इज आल्सो गिवन। डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डिजाइन अफेक्ट्स रिस्पॉन्स रेट एंड नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सेज। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जब आप कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करें तो क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं? असर्शंस बीइंग एड्रेस, क्या कौन सी असर्शन टेस्ट कर रही हैं? वैल्यूएशन की, कभी कभी आप किसी से सिर्फ क्वांटिटी ऑफ समथिंग कंफर्म कर रहे होंगे तो वो आपकी वैल्यूएशन की असर्शन को टच करेगी, कभी आप किसी से कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी वैल्यूएशन को की असर्शन को सपोर्ट कर रही है, तो आप डिफरेंट असर्शंस जो टेस्ट कर रहे हैं उसको देखेंगे। दूसरी चीज़ आप ये भी देखेंगे स्पेसिफिक रोम इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। अभी ये जो 1 का तीसरा बुलेट है वो देख रहे हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद और क्या लिखा हुआ है? एब्सेंस ऑफ अ साइड एग्रीमेंट, कि कोई साइड एग्रीमेंट तो नहीं हुआ हुआ, कोई अंडर द टेबल तो एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं तो इस वजह से आप ये चीज़ कंफर्म कर रही हैं। ऑडिटर का तो काम ही होता है कि फ्रॉड को डिटेक्ट करे सर, ऑडिटर का तो काम ही होता है कि फ्रॉड, ऑडिटर का जो काम है ना वो क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑन एफएस, कि क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। तो ऑडिटर बिल्कुल फ्रॉड डिटेक्शन से बरी जिम्मा नहीं है, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की हैं रिगार्डिंग फ्रॉड, उसकी वजह से तफसीलात कहाँ मिलेंगी? आइजा 240 में, चैप्टर 12 में। प्रेजेंटेशन लेआउट ऑफ द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, के कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कैसा है, मतलब समझ भी, कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या उर्दू में पश्तो में भेजी जा सकती हैं? हाँ ऐसा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन नीड, कि भाई जिसने जवाब देना उसको समझ भी तो आए ना। माइक्रो फाइनेंस वाले के भेजें सर, हाँ तो उसमें ऑफ कोर्स आपने बेसिकली जो ऑडियंस है उसके हिसाब से लैंग्वेज चूज करनी है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट, कि उसको भी आपने देखना कि पिछली दफ़ा कॉन्फर्मेशन भेजी थी अंग्रेजी में भेज दी थी, नहीं समझ आई थी, तो इस दफ़ा उसको बदल दें ज़बान। कम्युनिक जी थर्ड पार्टी जैसे कंफर्मेशन लेनी है, जी जी, ये भी प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं इसमें। फिर ये होता है कि उनको कहा जाता है कि और वो किसी से असिस्टेंस ले के हमें कुछ रिस्पॉन्ड करें, एल्स अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, पर्सन अगर बहुत ही कोई तरीका नहीं है तो बंदा भेज के आप कॉन्फर्मेशन फिर डायरेक्ट उससे मतलब ऑब्टेन कर लें, इस तरह की चीज़ हो सकती है। हाँ दस्तखत कराए जाएंगे ना।
क्योंकि क्यों कंसिडर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट है, रिटर्न है, थर्ड पार्टी है, तो एक रिलायबल प्रोसीजर चाहिए। एक अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो कोशिश तो करनी है ना कि एक रिलायबल, वो तो फिर ये है ना कि मरता क्या ना करता। मैं कम से कम जब रेगुलेटर आएगा तो मैं बता तो सकूंगा भाई मैंने अपनी तरफ से ये 10 कॉन्फर्मेशंस भेजी थी, जवाब नहीं आया, फिर मैंने कुछ और काम किए। ये आपकी थोड़ी जो कन्फ्यूजन है ना वो अभी थोड़ी देर में एड्रेस और होंगी। कम्युनिकेशन मेथड, लेटर लिखना है, ईमेल लिखनी है। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन, इसके साथ एरो बनाए लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन टू द कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म और प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। आप उनसे मांग रहे हैं मुझे एक एक इनवॉइस की अमाउंट कंफर्म करो। उनके रिकॉर्ड्स इस तरह के हैं कि उनके पास क्लोजिंग बैलेंस तो वो आपको बता सकते हैं, एक एक इनवॉइस नहीं। ये बात फर्क समझ रही है ना? क्लोजिंग बैलेंस होता है कि एज ऑफ टुडे कितना आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन सी इनवॉइसेस हैं, ये डिटेल उनके रिकॉर्ड समहाउ मिक्स्ड हैं। मतलब वो एक ही टी अकाउंट में सारे पेएबल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें, वो आपको ये तफसील प्रोवाइड ही नहीं कर सकते उनके। तो सही ना कि हमारे हाँ वो कह अच्छा वो इन्फॉर्म कर भी सकती हैं या वो कोई जवाब ही ना दें, वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बता दें कि भाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये नहीं वो कहेंगे कि वो आपको बताएंगे कि हमारे पास यही था, इतना नहीं, बस ये मेरे पास रिकॉर्ड में जो है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देख लो, इसी से गुजारा दोनों करें। पार्टीज पे एक ही ऑडिटर है। आई एम सॉरी, दोनों पार्टीज का अगर एक ही ऑडिटर। हाँ ऐसा भी पेरेंट सब्सिडरी के फॉर एग्जांपल केस में बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो कॉन्फर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उधर भी अप्लाई कर रहा होगा। हाँ वहाँ पर अब और कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी, क्योंकि पेरेंट का सब्सिडरी की मैनेजमेंट पे कंट्रोल है। ये वाले फैक्टर्स हम रिलेटेड पार्टी और फ्रॉड में डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद तो पहली चीज क्या थी, क्या पूछने, दूसरा किससे, तीसरा तीनों चीजें, सारी चीजें, और चौथी बात किसने भेजनी है। लिखें जरा, किसने कॉन्फर्मेशन भेजनी है। ये इस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है और कई लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये टेस्ट हुआ है। लेकिन जवाब लिखना है तो जवाब लिखाए हैं कई लोग, मतलब वो सवाल उस तरह समझ गए थे, वो बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि यही लिखना था। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, असल में यही लिखना था। सर ये बहुत बड़ा मसला है। असल में पेपर में ना सच्ची जो बात है, असल मसला ये अभी ना सारी चीज़ें, मैं आप लोगों के साथ देखे झूठ तो बोल नहीं सकता, अभी ना ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आ रही। अब ये जो चैप्टर है आयजा 505, 1 2 3 4 4.5 पेजेस का, तकरीबन 5 पेजेस का कर ले, उसको मिला के 5 पेजेस का चैप्टर है। उसमें से वो कौन सा पोर्शन टेस्ट कर रहे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट की है। आपने सारा आयजा अच्छे से पढ़ा हुआ हो, बस वो पोर्शन ना अच्छे से किया हो, तो वो सारी जो एफर्ट है ना, इस वजह से मैं सिलेक्टिव स्टडीज़ के ना बहुत ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि इस दफ़ा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो मैंने उन लोगों को एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताए, लेकिन उन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर मैंने इतने सारे डिस्क्लेमर्स लिखे कि भाई मेरे मत्थे ना लगना, कि भाई किसको पता है पेपर का कि वो किस तरह से सेट कर। ये शेयर मैं कहूँगा अल्लाह ताला की मदद थी कि वो बहुत मैच कर गया। 4 साल दो 3 साल तो हो गए मुझे भी। हमारे क्लास से पेपर बनाता हूँ नहीं नहीं सर मैंने और कुछ दोस्तों की सर क्लास लेने से पहले मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की। अच्छा। पीछे था सर सीपी से लेके यहाँ तक मैंने चेक की, सब कुछ चेक किया। सर आपका कभी हुआ ही नहीं है गलत, जो नहीं, आप नहीं। कहते हैं वो एग्जैक्ट सवाल स्टार्ट सर, एग्जाम लग गया आपके यहाँ तक कि जो आपने टेस्ट दिए थे तो उसके सवाल तक हाँ, सर। ये पता नहीं अल्लाह ताला की मैं इसको खसूसी मदद ही कहता हूँ कि ये किस तरह हो जाता है। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल ऑन कैमरा एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। कोई भी टीचर, मैं नहीं सिर्फ, कोई भी टीचर पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा
वो कुछ एजुकेटेड गैस हो सकती हैं। मैं ऑफ कोर्स आपको उनके रीजंस नहीं बता सकता कि वो उसका रीज़न क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन में होता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब पाकिस्तान में हो रहा होता है या इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो रहा होता है ऑडिट की दुनिया में, जिसकी वजह से मुझे क्लिक कर जाता है। क्योंकि जो अल्लाह का शुक्र है जो मेरा एक्सपोजर है ना इस सब्जेक्ट में वो ज़रा डिफरेंट है। मैंने इसको ऑडिटर की साइड से भी देखा हुआ है, इस सब्जेक्ट को मैंने इस सब्जेक्ट को मैनेजमेंट की साइड से भी देखा हुआ है, और करंटली मैं इस सब्जेक्ट को एक रेगुलेटर की आंख से देख रहा हूँ। रेगुलेटर मतलब जो चेक्स ऑन ऑडिटर्स रखते हैं, तो उसमें हम ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल रेगुलेटर्स होते हैं उनका भी काम देख रहे होते हैं, तो वो सम हाउ ना आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ पेपर में अब इस तरीके से रिफ्लेक्ट होनी है, तो वो बेसिस उसकी खाली ये होती है। कहते हैं कि जरा इन्वेस्टिगेट करें। कर लें सर आपने कौन सी कंपनी में काम किया था? मैंने जो आर्टिकल्स हैं वो AF फर्गसन एंड को से किए थे, और जो इंडस्ट्री है उसमें मैंने जॉब की थी NG, एक फ्रेंच मल्टीनेशनल ग्रुप की सब्सिडरी है उसमें, और करंटली आई एम विद ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। सर आप इंडस्ट्री प्रेफर करते हैं कि फर्म प्रेफर करते हैं? इंडस्ट्री। आर्टिकल्स के लिए तो ICAP ने क्योंकि देखे दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोग चूज कर सकते हैं। सर प्रेफरेंस अगर इंडस्ट्री हो तो कोई दिक्कत नहीं? ये इसमें देखें दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मैं ना आपके साथ फिर इस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, सेंडिंग रिक्वेस्ट्स इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट टू द कन्फर्मिंग पार्टी। सेंडिंग रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट टू द कन्फर्मिंग पार्टी, तो यहीं से पता लग गया कि एक दफ़ा ख़त लिखना है तो ये नहीं है कि एक दफ़ा ख़त लिख के हिम्मत हार दी, फिर नहीं जवाब आया, 10 दिन गुजरे, 12 दिन गुजरे, एक दफ़ा फिर अब उसके ऊपर ना जब फॉलो अप करते थे ना हम, तो एक लाल कलर का स्टैम्प होता था फर्स्ट रिमाइंडर, फिर उसके बाद अगली दफ़ा फॉलो अप करते थे सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, मतलब 3 दफ़ा आप लाजमन फिर उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो क्योंकि अगर आपने ना दरवाज़ा खटखटाया ना उसका, तो इसका मतलब है फिर आपने अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने वो शेर आप लोगों को सुनाया हुआ है ना, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। समझ आ रही है ना बात? तो ये वाली चीज़ इधर बिल्कुल अप्लाई होती है। ये मुझे याद है ना, बड़ी मुश्किल से ये शेर याद करना। अच्छा वैसे शेर याद करने से ना मेमोरी बूस्ट होती है, लेकिन ये शेर याद करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा शायद तो बन ही सकता है। सही बात। सर बस हमारे हाइट में अच्छे शुरू करते हैं। कौन? अच्छा आप कमाल उनका अंदाज़ा भी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए आपसे सुनेंगे, ये तो बड़ा टैलेंट है। बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट भेजने में ना जल्दबाजी नहीं करनी। चेक द फॉलोइंग वेदर प्रॉपरली एड्रेस, अच्छा एड्रेस ठीक है या नहीं, किस तरह चेक करें? उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसमें कोई एड्रेस आ रहा होगा, कस्टमर को आपने रसीद इशू की या सप्लायर ने आपको रसीद इशू की, रसीदों पे भी तो एड्रेस आ रहे होते हैं, वो जो लेटर हेड होता है, उनका ऑफिस कार्ड देख सकते हैं। ऑफिस कार्ड को अवेलेबल है, उससे चेक कर ले। हाँ, उधर से आपको एड्रेस, अगर इंडिविजुअल्स हैं तो बेसिकली आपके पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए जिससे आप चेक कर ले कि एड्रेस ठीक है नहीं। सम और ऑल एड्रेसेस ऑन कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ तक आयजा ने कहा कि कुछ एड्रेस सैंपल बेसिस पे चेक कर लें, कि अगर ऑडिटर को लगता है जजमेंट है तो ऑडिटर चाहे तो बेशक सारे एड्रेस चेक कर ले इसमें, क्योंकि आप सैंपल ही पे तो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप सैंपल का सैंपल ना ले, सारे एड्रेस चेक कर लें, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी लिंक्ड विद चैप्टर 10 आयजा 610। जब वहाँ पर पहुँचूंगा ना तो आप लोग ऐसे हैरत से मेरी तरफ देख रहे होंगे, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि चैप्टर 7 में हमने ये बात की थी, बुक का आखिरी हिस्सा था, रिजल्ट से 2 दिन पहले। अब वैसे भूलना बनता नहीं है रिजल्ट्स, देखें भाई क्यों याद दिला रहे हैं, फिर आप लोग मेरे ऊपर मुझे कहेंगे कि मैंने रिजल्ट याद दिलाए हैं, हाँ कि रिजल्ट आ रहे हैं।
पाकिस्तान का है ना, फिर आपका कैसे होगा? वो तो ऐसे वो मुझे पता था मेरे ऊपर आप डाल देंगे बात, लेकिन उसका कुछ वो यही होना था। जो भी मैच आ रहा है आपको 500 रुपये देखिए एक रीजनेबलनेस भी तो होनी चाहिए। मैंने जितने भी आप लोगों से जुर्माने लिए हैं उसमें एक रीजनेबलनेस का टेस्ट था वो आपकी जो पूरा होता था। थोड़ा था। आप लोग उसको अनरीजनेबल समझते हैं। प्रूफ करें ना, प्रूफ करें। अच्छा जी, ये कहानी थोड़ी स्कीम समझ में आ रही है कि कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर को जब इतना आसमान पे बिठाया तो फिर हमने बोला कि भाई किसने भेजनी है, किसको भेजनी है, क्या पूछना है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, सारे मामलात हमने डिस्कस कर लिया। मतलब और ये भी सीख लिया कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर ने पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने से मुराद है मतलब मैंने क्या पूछना है, इसमें मैनेजमेंट की कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए। मदाखलत सॉरी गलत वर्ड है, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एक ही बात है सर। ठीक है, ये वो गलती से मुंह से निकल गया था, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सिनेरियो तो ये बनवा सकते आइटम एग्जाम में मतलब कोई सिनेरियो दिया तो बोला ये रिपोर्ट बना दो, ये भी आप ये वाला जो रिपोर्ट ये अभी देखते हैं पास पेपर्स में। आई एम सॉरी, खाते हैं लिखना ये वाला असल में स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स फॉर्म में तो अवेलेबल होते हैं, बस उसको तो आपने कॉपी पेस्ट करके, लेकिन कॉपी पेस्ट करके ना कस्टमर का नाम बदल दिया करें। एड्रेस भी हर एक का ना असल में फ़र्क होता है, वो बदल देना होता है। बैलेंस की अमाउंट ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 के ऑडिट में 31 दिसंबर 19 का नहीं बैलेंस कंफर्म, मेरे ख्याल में अजीब हो जाएगा। ये भी आसानी जितनी आती जा रही है ना, वो फिर एक नेक्स्ट गलतियां एक नेक्स्ट लेवल पे गई हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का सर अगर पिछली दफ़ा आपने ऑडिट नहीं किया तो, वरना तो पिछली दफ़ा ऑडिट किया था तो वो पिछली दफ़ा कंफर्म कर लिया था नहीं। ठीक है ना, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये फर्म में आपको ना बातें मेरी याद आएंगी और ये काम भी आएंगी कि कॉन्फर्मेशन में बैलेंस पूछ लिया पिछले साल का, उस अकल के दुश्मन ने भी पिछले साल का ही कंफर्म कर दिया। अब मैनेजर रिव्यू कर रहे, वो कह रहे अच्छा ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं मैच कर रहा? फिर बड़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये तो कोई सोच भी नहीं ना सकता कि किसी साइंसदान ने ये किया होगा कि पिछले साल का बैलेंस कंफर्म भेज दिया। तो इस हवाले से बड़ा मुश्किल, वो फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप लोग तो नहीं ऐसी गलतियां करेंगे, मैं वैसे जो फर्म में डॉक्यूमेंट होते हैं। हाँ ये फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। फिर आपका जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें लिखा जाता है कि ये थे वो, तो आपने बस मोहतात रहना है अपनी तरह से। मतलब इसको कहते हैं ड्यू केयर, ड्यू डिलिजेंस। ये जो हमारा फ़ोन है ना, इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आया है। कंसंट्रेशन नहीं ना होती, एक तरफ होता है टिक 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 मतलब फ़ोन पे, और दूसरी तरफ साथ काम चल रहा है। तो वो कंसंट्रेशन आपने मेंटेन करनी है जब काम करें, वो एहतियात जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोगों का हाँ बिल्कुल एक्सेप्शंस हो सकती हैं। वैसे करने कुछ अरसे बाद मुझे लगता है यही होगा, वो कहेंगे शुरू में सुबह आए ना फ़ोन इधर जमा करा दें, शाम को लेते जाइएगा। अच्छा जी, बी पार्ट हमारा होगा कंट्रोल तो मेंटेन करना है कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे। अच्छा, एक चीज़ के बारे में आप लोगों के क्योंकि माशाल्लाह सवाल भी अच्छे थे तो वो पॉइंट ऑलरेडी एड्रेस हो गया। इस चीज़ के बारे में किसी को कोई शक हो कि हमने ये प्रोसीजर सैंपल बेसिस पे करना होता है? मतलब आपके अगर 20 कस्टमर्स हैं तो आप 20 के 20 को नहीं कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजोगे, आप उनमें से एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे। कोई प्रोसीजर्स तो होते ही सैंपल बेसिस पे। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक चीज़ इधर जो है कंट्रोल तो मेंटेन करना है। एक एस्पेक्ट हमने इधर कंट्रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट देखा था कि जितना मर्जी कंट्रोल मेंटेन करो, मैनेजमेंट की इजाज़त के बगैर भेज नहीं सकते कॉन्फर्मेशन। मैनेजमेंट ने दस्तखत करना है ना उसको। अभी आप लोगों ने तो अपनी आंखों से फॉर्मेट देख ली है, दस्तखत तो मैनेजमेंट का आ रहा है। तो मैनेजमेंट की जो इजाज़त है, इजाज़त फ्रॉम मैनेजमेंट है, क्या कह रहे हैं? ये तो कर नहीं लिया अभी तक, कर ली है
वो लिंक बना रहा हूँ ना, लिंक बना रहा हूँ। ये तो अभी कर लिया, इतना इस पे पकाया है, तो इसके बाद अब आगे इजाजत फ्रॉम मैनेजमेंट हमने यहां देखी थी। आपने सिलेक्ट किए कि मैंने 10 कस्टमर्स को, कंपनी के 10 कस्टमर्स को कॉन्फर्मेशन भेजनी है। ये सैंपल तो मैनेजमेंट सिलेक्ट करेगी ना, ऑडिटर। सर लेकिन मटेरियल अगर 10 कस्टमर है और 2 मटेरियल बाकी मटेरियल तो दो पीस टेक करें। ऑडिटर की मर्जी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स नहीं था, मेरी मर्जी, मेरे प्रोसीजर्स हैं, मेरी मर्जी चलेगी ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 10 कस्टमर्स हो गए, कंपनी ने, मैनेजमेंट ने, आपने वो 10 के प्रिंट निकाले, लेटर हेड पे मैनेजमेंट से कहा इसके प्रिंट निकालें, इनको साइन कर दें। 9 साइन उसने कर दिए, 10 पे आके मैनेजमेंट ने पेन कर दिया बंद। आपने कहा नहीं सर ये भी, ये 10th वाला भी साइन करें। उसने कहा ये साइन नहीं हो सकेगा। आप जब उसने आपको कहा ये साइन नहीं हो सकेगा, आप क्या पूछेंगे? आपने फ्रॉड तो नहीं किया। वापस आता है। हाँ, Written representation. आप क्या, लेकिन ऐसे नहीं, कमरे में लेके जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई दो, आप उनसे सवाल पूछेंगे आपको क्या मसला है, अल्फाज का चुनाव जरा, सॉरी सर व्हाट्स द इशू, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई कंसर्न है? क्योंकि आपने 9 कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट उसने दस्तखत कर दिए हैं। आप किसी को भी, किसी छोटे बच्चे को भी आप कोई काम करने से रोकते ही हैं, तो क्यों, हालांकि क्यों से लड़ाई होती है, लेकिन वो कहते हैं सवाल उनकी तरफ से आता है क्यों, तो सेम, हाथ तोड़ देंगे, हाँ हाथ तोड़ देंगे। भाई इतने ठीक है, मतलब मंडे को कुछ है इवेंट, लेकिन इतना नहीं। बोलते हैं अभी आते आ जाते हैं। मंडे मतलब आएगा, टेस्ट है ना मंडे को। नहीं सर, पूरे जिम्मेवारी देने। अच्छा टेस्ट नहीं, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। वैसे ज्यादा क्या हो जाएगा सर, हर 6 महीने बाद फिर पेपर आ जाएगा। अब मैं कुछ बोला हूँ, कुछ बोले सर, आप पता है 3 वो लगाते हैं, 3 बार आप होगा कुछ ये उस्ताद को कह रहे तीली लगाती है। सर आपको गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मंडे को उसने करा दी। हाँ सर, भाग गए। मैनेजमेंट ने क्या किया, आपको रोके, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया ऑडिटर को टू सेंड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। सर छोड़ दें आयजा को, छोड़ने परे मारे आयजा को। लॉजिकली क्या रिस्पॉन्स आपका इस सिचुएशन में, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला वो सवाल क्या पूछेगा कि भाई क्या तकलीफ है, कर देना यार, यही सवाल होगा ना। हाँ कर देना यार। हाँ, भेजने देना प्लीज, यही होगा असल में, वैसे यही होगा, भेजने देना, भाई नहीं है। तो आपने कहा, आपने पूछा इंक्वायर, सर खुद ही बाकियों से फोर्स करके 10 में साइन करके भेजना। क्या 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 क्या, गन पॉइंट पर रख के खाएं। सुभान अल्लाह, ये ऑडिटर्स हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, आइडियाज चेक करें, फर्म शुरू हो जाएगी हैं? फर्म शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और के और मसलों में आप फंसा दें, ऑडिट तो एक साइड पे हो जाए। मतलब वैसे होता है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, हेडलाइन होगी ऑडिटर ने फ्रॉड किया, सर था ना ऑडिटर फ्रॉड करने वाला एक बड़ा मशहूर होगा। सर बड़ा भी जानते सर, आप इंक्वायर रीजन ऑफ रिफ्यूजल, ये हम डिस्कस करेंगे, ये अलग सब्जेक्ट है। इंक्वायर रीजन ऑफ रिफ्यूजल, आप मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई क्यों। अच्छा, वो जो भी जवाब देंगे आपने मासूम नहीं बनना, जो भी उसने जवाब दिए ऑब्टेन एविडेंस, आप कुछ रिटर्न एविडेंस लेंगे। जवाब क्या दिया, आम तौर पे जवाब जो पॉपुलर जवाब होता है, सर उनके साथ ना हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, उनके साथ लिटिगेशन भी है, नेगोशिएशन भी चल रही है, इस टाइम आप बैलेंस कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे, उन्होंने कुछ कंफर्म कर दिया ना, सारा हमारा वो डिस्प्यूट आपकी वजह से, आप रीज़न बनेंगे, हमारी सारी नेगोशिएशन जो बस होने वाली है आपकी वजह से ख़राब हो जाएगी। तो वो कह रही हैं कि आई एम सॉरी,
कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह उसकी भी मेंटेन करनी है, अभी कुछ कंक्लूड नहीं हुआ, चीज़ आधे रास्ते में ख़राब ना कराइएगा मामला। नहीं, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे नहीं अभी जाना। वो कह रहे हैं कि हमारा डिस्प्यूट चल रहे, नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो मैं कुछ इस मामले में कुछ ख़तो किताबत हुई होगी उनकी आपस में, तो मैं ना इनकी ज़बानी कलामी जवाब पे ना जाऊं, मैं उनसे कहूँ आम जो आपकी ख़तो किताबत है मुझे दिखाएं ज़रा, वो मैं पढ़ता हूँ तो उसमें तो पता लग रहा है कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, या पैराग्राफिक आएगा या डिस्प्यूट है। तो ये में डाल सकते हैं हम लोग, ये मतलब ईओ में डाल सकते हैं? ना ना ना, अभी ईओएम पे नहीं आना, आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ, अभी रिपोर्टिंग पे नहीं आ रहा। अभी तो देखें, रिपोर्टिंग तो एंड की बात है ना, अभी तो मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं, अभी तो मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है। मैंने रीजन इंक्वायर किया, एविडेंस ऑब्टेन किया कि भाई ये जो बात कर रहे हैं असल है या बकवास कर रहे हैं, बात सही, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ना हो, ठीक है ना। तो इंक्वायर रीजन ऑफ रिफ्यूजल प्लस ऑब्टेन एविडेंस, एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, जब कभी भी क्या ये ऑडिटर ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या ये कोई आइजाज के बियॉन्ड प्रोसीजर है? मतलब आइजाज ने इस प्रोसीजर की नहीं इजाजत दी हुई, आइजाज ने तो इस प्रोसीजर की इजाजत दी हुई है, हमने आइजा 500 में भी देखा है, इसके ऊपर पूरा एक आइजा है। तो ऑडिटर कोई ऐसा काम तो सर कर ही नहीं रहा जो जिसकी उसको इजाजत ना हो। ऑडिटर तो वही काम करे जिसकी उसको इजाजत है। तो उस केस में अब मैनेजमेंट आपको रोक रही है एक ऐसे काम से जो कि ऑडिटर करने में हक बजाने में, मतलब ऑडिटर का एक राइट है कि वो ये काम करे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करे। तो जब मैनेजमेंट आपको एक अपने राइटफुल काम करने से रोक रही है ना, तो आपने इसका इम्पैक्ट ना असेस करना है, इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑन रोम फ्रॉड। क्या होता है, इस बंदे के लिए मैंने साइन करती, दूसरा कोई कस्टमर है उसके ऊपर साइन करे, सैंपल मैंने सिलेक्ट करना है अब तो। और जिस चीज से आपको पता है ना, जिस चीज से हमें कोई मना करे, काम तो वही करना है, हमने वही काम करना होता है। मना क्यों की है? दाल में ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसके साथ लिखें, दाल में कुछ काला है। हाँ, 315 240 प्रोसीजर्स, क्योंकि ये रिस्क तो आपको इनिशियल प्लानिंग करते हुए नहीं पता था कि इस तरह आपको रोक देंगे। अब आप जब एक्चुअली प्रोसीजर्स करें, उन्होंने आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने से रोके, इसका इम्पैक्ट देखें रिस्क पे, इसका इम्पैक्ट देखें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कोई। अब अगर आपका रिस्क बदल जाएगा तो आपका रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स, आपके प्रोसीजर्स भी बदल जाएंगे। तो आपने इम्पैक्ट देखना है ऑन रिस्क्स, ऑन फ्रॉड, ऑन प्रोसीजर्स। अच्छा, ये सारी नेगेटिविटी हो गई। अब एक तीसरी प्रैक्टिकली बात, आपको पता है ना, ऑडिटर के पास एविडेंस, ऑडिटर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसके पास एविडेंस हासिल करने का कोई एक वाहिद तरीका नहीं होता। ऑडिटर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो ऑडिटर देखेगा और कोशिश करेगा टू ऑब्टेन साई फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, कि ये तो मना कर दिया कि जी बैलेंस आपने वेरीफाई करना है, कॉन्फर्मेशन से नहीं, हम आपको कॉन्फर्मेशन नहीं भेजने देते। तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या मैं किसी ऑल्टरनेटिव तरीके से ये बैलेंस वेरीफाई कर सकता हूं। अब वैसे एक रिसीवेबल है, आपकी बुक्स में ना एक रिसीवेबल आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, एक रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना सर? 2 लाख रुपए। मुझे एक चीज बताएं, एक तरीका तो है कंफर्म करूं, लेकिन सर उसके लिए तो मैनेजमेंट की इजाजत की जरूरत तो पड़ेगी, वो नहीं दे रहे। अब ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू तो कॉन्फर्मेशन तो सर आप एग्री नहीं कर रहे हैं कि एक तरीका है, और भी तो ऑडिटर के पास तो तरीके ही हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड्स देख लो, अगर उनमें भी रिसीवेबल आ रहा है और पे हो रहा है तो ठीक होगा। सीधी बात करना ही गायब कर देना, उसके उस कस्टमर पे लगा दे, उसकी ट्रैकिंग करें पूरी। नहीं,
हमने करना क्या है बेसिकली, चलो कॉन्फर्मेशन को छोड़ देती हैं, कॉन्फर्मेशन को छोड़ देती हैं। मैं इंस्पेक्ट ये जो रिसीवेबल बना है 2 लाख का, आप एग्री करते हैं ये सम है ऑफ अनपेड इनवॉइसेस प्लस गुड्स डिलीवर्ड नॉट येट इनवॉइस्ड। अकाउंटिंग एरर भी तो हो सकता है सर ये। अभी अगर नहीं, वैसे बिल्कुल सब कुछ अगर नाक की सीध में है, बेस लाइन रिसीवेबल आम तौर पे क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने कोई इनवॉइसें इशू की हुई हैं, रसीदें कि भाई ये पेमेंट करो, वो उसने पेमेंट नहीं अभी की, या गुड्स डिलीवर किए हुए हैं नॉट येट इनवॉइस्ड। इस पूरे को अगर मैं समराइज करूं तो क्या है, मतलब ये वो क्रेडिट सेल्स हैं जो कि अभी पे नहीं हुई, ये वो क्रेडिट सेल्स हैं जो अभी पे नहीं हुई, कर्ज मतलब आपने उधार पे चीजें बेची हुई हैं, यही मतलब होता है ना रिसीवेबल का। अब सपोज इसमें ये क्रेडिट सेल्स हो गए, अच्छा अब सेल हुई होगी तो क्या कोई इसकी सेल्स इनवॉइस होगी? जब इनवॉइस से पहले गुड्स डिस्पैच हुए होंगे कस्टमर को, तो जब गुड्स डिस्पैच हुए होंगे तो कोई गुड्स डिस्पैच नोट बना होगा। वैसे ये आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हमने ना एक दफा सुने थे। अच्छा ऐसे ही तो नहीं कि कंपनी का दिल किया होगा तो उसने गुड्स डिस्पैच कर दिए होंगे, कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा तो कोई सेल्स ऑर्डर होगा, कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, FRS 15 कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सर ये भी तो कुछ तरीके हैं ना जिनसे कस्टमर के साथ इन मामलात पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई होगी, तो ये भी तो कुछ तरीके हैं ना जिससे मुझे इस बैलेंस के ऊपर एविडेंस मिल सकता है। फिर पोस्ट ईयर एंड ये पैसा क्लियर हो गया, मतलब 10th जनवरी 2023 को ना बैंक स्टेटमेंट में एक रिसिट आई, कितने की? सपोज रिसिट आई 2 लाख की, और वो बेसिकली उससे आपको पता लग गया कि ईयर एंड पे ये आपका बैलेंस था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग था तो ही रिसीव हुआ है ना। उस टाइम ईयर एंड पर जो रिसीवेबल था वो रिसिट बन गई ईयर एंड के बाद। नहीं समझ आ रही सर? डिफरेंस अगर बैड डेट की वजह से हो गया, अगर डिफरेंस हो लेकिन बैड डेट बिल्कुल। अब रिकवरेबिलिटी अगर नहीं है तो मैं इंस्पेक्ट कर लूं बोर्ड मिनट्स, वहां पे देखूं कि ये तो डिस्कस कर रहे हैं उसने को पैसे देने ही नहीं है, बात समझ में आए? तो इसका मतलब है मेरे पास अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स से भी मैं साई ऑब्टेन कर सकता हूं। यहां तक चीज क्लियर है? एक साइन ना करने के लिए इतनी क्वारी करनी पड़ेगी। सर ये तो एक प्रोसीजर हो गया सर। पैसे मिलती हैं ना ऑडिट के। सर ये तो एक प्रोसीजर हो गया, इसके अलावा क्या प्रोसीजर करेंगे? इसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं ना उसके लिए चैप्टर 22 में वैसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको उस गहराई में, क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि ये मैंने जो वर्ड्स लिख दिया ना गुड्स डिस्पैच नोट और सेल्स ऑर्डर ये समझ नहीं आए होंगे। आ गए सर। सर लेकिन ऑडिटर 16,500 रुपए में क्या चल रहा है? तो 16,500 का वो सब कुछ करे जो ये जुमला लिखने के लिए करना चाहिए, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाज एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। सर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है कि क्लाइंट को आपने नहीं भेजा, और वो क्लाइंट भी ऑडिटर के अकाउंट के साथ नहीं, वो ऑडिटर का एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट्स हैं, रीच नहीं कर सकते, तो वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, जैसे लॉयर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकते लॉ में। नहीं, इसमें कंस्ट्रेंट्स होंगे, देखना होगा कि दोनों कंपनीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और प्लस इसमें एक मसला ये कॉन्फिडेंशियलिटी का, लाइन प्रिविलेज जो होती है। ठीक है ना, उसमें मसला कॉन्फिडेंशियलिटी का, प्लस वो एविडेंस इन एनी केस आपके पास उस थर्ड पार्टी से नहीं डायरेक्टली रिसीव हो रहा, वो आपकी अपनी असेसमेंट है कि आपने खुद रिसीव की है। लेकिन असल में विद इन टीम्स भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना,
ऑडिटर जो एक क्लाइंट से रिलेटेड तफसीलात होती हैं ना, वो किसी को इवन विद इन फर्म भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। जैसे आप, हाँ, मेरी एग्जांपल ले, पहले पढ़ा था कि ऑडिट के पास अगर साइड डेवलप हो तो वो डिस्क्लोजर में भी देना चाहिए, तो दे सकते तो ऑलरेडी ना ही। हमने क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं है, हाँ। ऑडिटर के पास साइड है और वो उसके वो डिस्क्लोजर दे सकते हैं। डिस्क्लोज द नेचर ऑफ ओमिटेड, वहां पर भी क्या पढ़ा था? इफ प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल। इफ प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल मतलब ये नहीं है कि मैं कानून की खिलाफ वर्जी करके एक डिस्क्लोजर दे के खुद जो है वो फिर एक लिटिगेशन भुगत रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी और पॉसिबिलिटी उसकी कंसिडर करनी है। मतलब मैंने कोड ऑफ एथिक्स की, आपको पता है ना, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी करके डिस्क्लोजर नहीं देना। बात बैठ रही है? जी सर। ऑडिटर मैनेजमेंट का पार्ट होता है? मैनेजमेंट का स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो कंपनी बाकी डिपार्टमेंट से ना एक अलग करके ही चीज़ है। वो बेसिकली एक मॉनिटर होता है, हाँ, वो उसकी रिपोर्टिंग एक अलग होती है। मतलब कंपनी के एज एम्प्लॉय तो होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट का बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पार्ट मैं नहीं उसको कंसिडर करूँगा। एफएस प्रिपरेशन के अंदर सब कितना हाथ होता है? नहीं, उसका प्रेपरेशन में नहीं हाथ होता, उसका एफएस प्रेपरेशन में कभी भी हाथ नहीं होता। वो इंटरनल ऑडिट ना एक चेक एंड बैलेंस के लिए विद इन द कंपनी। ये वैसे ज़्यादा डिटेल में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इसलिए रोक लेता हूँ कि अगर उस टाइम पे मैंने आंसर किया ना तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्ड हो जाएगा। तो जब हम इंटरनल ऑडिट के चैप्टर पे आएंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। बस एक दो चीज़ें सिर्फ कंप्लीट करने दें। सर, आपने बोला था कि ऑडिटर को अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए ना, मतलब उसके प्रोसीजर्स किसी को पता ना हो, तो वो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पहले वो लेटर बनवा उसकी साइट पे साइन करवा दे और उसके बाद कहे कि मैंने जिस चीज़ को भेजना वो मेरी मर्जी। नहीं, वो यहाँ पर वो बड़ा क्लियर है जो स्टैंडर्ड है कि वो आपने ऑथराइजेशन किससे आप ये कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं वो, क्योंकि अच्छा इधर मैं बिल्कुल ये अब आपका क्वेश्चन एक आंसर होने लगे। ये जो मसला है इंक्वायर रीजन ऑफ रिफ्यूजल एंड ऑब्टेन एविडेंस, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि ये जेन्युइन भी तो कोई रीजन हो सकता है कि वाकई रिफ्यूजल का रीजन वैलिड है कि भाई उनकी नेगोशिएशन चल रही है, इस टाइम पर ये कॉन्फर्मेशन मसला कर सकती है। तो अगर वो रीजन जेन्युइन है तो देन इट्स फाइन, फिर ऑडिटर कॉन्फर्मेशन ना भेजे। देखें बिजनेस ऑडिट, जरा इसको बिगर पिक्चर में सोचें। ऑडिटर किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने आया है? शेयर होल्डर का। तो एक चीज जिससे इससे शेयर होल्डर का नुकसान होना बाकी उसको लग रहा है तो वो उसको काम करना चाहिए? नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि रीजन ऑफ रिफ्यूजल वैलिड हो, तो ठीक है, फिर ये कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर ना करे। अब ये जो 1 2 3 कोर्स ऑफ एक्शन है ना, इसमें एक चीज समझ लें और उसके बाद हम क्लास रैप अप कर देंगे। क्या हो, रीजन ऑफ रिफ्यूजल वैलिड नहीं है। रीजन ऑफ रिफ्यूजल वैलिड ना होने का मतलब क्या है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो रीजन ऑफ रिफ्यूजल गलत बयानी से काम ले रही हैं, रीजन ऑफ रिफ्यूजल वैलिड नहीं है, मुनासिब कर दिया ना। और तीसरा क्या है? ऑब्टेन साई फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, कोई और तरीका नहीं है एविडेंस हासिल करने का। अच्छा हाँ, अब आपके सवाल की वजह से मैं ये क्लियर करूंगा। आम एविडेंस से तो ऑडिटर का गुजारा होता ही नहीं है, उसको तो चाहिए रिलायबल एविडेंस, उसको तो चाहिए रिलायबल एविडेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो कहते हैं तो क्लाइंट ने खुद बनाए हैं, मुझे नहीं इन पे एतबार। इधर तो वैसे ही फ्रॉड रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मुझे क्लाइंट के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स पे एतबार कोई नहीं है। ये फेक इनवॉइस ना हो, ये फेक गुड्स डिस्पैच ना हो, ये ऑर्डर ही फेक ना हो। समझ आ रही है बात? तो एविडेंस तो मिल रहे पर वो रिलायबल नहीं है। तो अगर ऑडिटर का ये हो ना कि रीजन भी वैलिड नहीं है और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से कोई नहीं एविडेंस मिल सकता, तो फिर अगला काम बड़ा आसान है। आपको पता है ऑडिटर एक नंबर का शिकायती है, TCWG को कम्युनिकेट कर दे, शिकायत लगा दे ना, कम्युनिकेट विद TCWG।
सलाह दिलाएं कि भाईजान आपको बताना चाहिए आइज़ा के साथ। मैनेजमेंट के साथ तो जो करना था कर लिया, उसको समझा दिया, बुझा दिया, उससे वो नहीं मान रहे। अब अगला फोरम, क्योंकि आपको पता है 1 नंबर का शिकायती है, शिकायत लगाई TCWG को कि सर ये देखें ये हमारा एक प्रोसीजर है और वैलिड प्रोसीजर है, मतलब ये तो हमारा हक बनता है, ये तो आइजाज में लिखा हुआ है। आइजाज उनके सामने पेश किए कि जी सर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ये हमें रोक रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट है, राइट, हमारा हक बनता है। उनको शिकायत लगाई, एक तरीका। अब एक पॉसिबिलिटी है रिमूव हो गई लिमिटेशन, तो मसला खत्म। सर आप उनको थ्रेट दे सकते हैं कि हम डिस्क्लेमर कर देंगे। हाँ, अब अगली बात बिल्कुल यही है। अगली बात क्या है? इम्पैक्ट ऑन ऑडिट एंड ओपिनियन। ऑडिट नहीं, ओपिनियन के अंदर रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन होगी। लेकिन मैंने 2 बातें की हैं, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन। सर एक तो बात क्लियर है ना कि अगर ये कोई मटेरियल बैलेंस है जिसपे मैं एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा, तो मैं ओपिनियन क्वालिफाई कर दूं, या अगर ये मामला मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेम कर दूं। लेकिन उसके अलावा पूरे ऑडिट पे भी मुझे इम्पैक्ट देखना चाहिए। सर यूएम के लिए आप लिख सकते हैं सर। अच्छा, अब जरा आए ईओएम पे। मुझे बताएं किस खुशी में ईओएम पे? सर अगर आप ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि सर आपने कहा है ना कि मोर सिग्निफिकेंट के लिए आप फिर जो है तो 3 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब नहीं, ना ना ना, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, अब नहीं हो सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता। पेज नंबर 54 पे आ जाए। वेरी बैड। देखें ये आपके काम आएगा। आए जरा ए डेफिनेशन ऑफ ईओएम, मैं ब्रेक बाद में दे दूंगा। ए डेफिनेशन ऑफ ईओएम, appropriately presented or disclosed. a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the FS। मतलब आपके पास साई हो कि इस मामले में कोई MM नहीं है, आपके पास साई हो कि इस मामले में, आपके पास तो साई ही नहीं है, आपके पास तो साई नहीं है, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्योंकि क्वालिफाइड कब होगा? मामला मटेरियल है नॉट परवेसिव, या मटेरियल एंड परवेसिव। तो अगर मटेरियल एंड परवेसिव हो तो डिस्क्लेमर होगा, मटेरियल बट नॉट परवेसिव हो तो क्वालिफाइड होगा। ये बात समझ में आ रही है? हमारा और जो मैनेजमेंट का रीजन है वो वैलिड है। वैलिड है, हाँ, तो रीजन वैलिड है उनका, रीजन वैलिड है, ठीक है, तब तो आएगा सर। वैसे इसको ये क्या है, अगर रीजन वैलिड है, तब तो कोई मसला पहली तो बात नहीं, पहली तो बात ये है ना कि आप क्या ये इसके ऊपर साई ऑब्टेन कर पाए अल्टरनेटिव सोर्सेज से। अगर आपने अल्टरनेटिव सोर्सेज से साई ऑब्टेन कर ली है, राइट सर। अगर आपने ये मामला अल्टरनेटिव सोर्सेज से, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर के प्रोसीजर्स की डिस्कशंस होती हैं? क्योंकि सर आपने जब एम्फेसिस ऑफ मैटर लिखना है तो क्या लिखेंगे? वी ड्रॉ अटेंशन टू फ्ला नोट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उस नोट में कोई पहुंचे तो कुछ मिले ही ना। कैम में अलबत्ता, और कैम भी किस सूरत में? अगर कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। आपको एविडेंस हासिल करने में काफी मुश्किल आई ना, आपने एक प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश की, रोका। हाँ, इसको कैम में यू मे कंसिडर एडिंग इफ दिस वाज डिटरमिन्ड टू बी वन ऑफ द मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। हाँ, अगर लिस्टेड ना ईओएम में नहीं आ सकता। ईओएम में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ईओएम में वो मामला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड हो, वो एडिक्वेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है। लेकिन आपने जब नोट से क्रॉस रेफर करना है ना, तो वो आप क्रॉस रेफर किस मामले को कर रहे होंगे? अच्छा, कैम में भी वैसे तो नोट का क्रॉस रेफरेंस आता है, लेकिन कैम में एक्सेप्शन थी कि वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी मामले के ऊपर क्रॉस रेफर ना कर पाए, वहां पर ये एक्सेप्शन थी आइजा 701 पैरा 11 के तहत। तो आप इसका जो बेसिस यूज कर सकते हो कि आप कैम में ना डालो, डायरेक्ट आप उसको कह रहे हो कि इस हमने ओपिनियन अपना मॉडिफाई कर दिया। हाँ, तो हमने अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया। और जब अच्छा नहीं, वो तो सिचुएशन डिफरेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साई ऑब्टेन हो गया अल्टरनेटिव सोर्सेज से। अगर अच्छा, अगर आपके पास ये जो ओपिनियन है
क्वालिफाइड हो गया तो अब ये मामला कैम में आएगा? नहीं सर, आप क्रॉस रेफरेंस कर रहे हैं। सिर्फ क्रॉस रेफर कर देंगे कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, या इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। नहीं सर, डिस्क्लेमर तो आता ही नहीं। डिस्क्लेमर में तो आता ही नहीं। एडवर्स ओपिनियन तो नहीं इधर देंगे। अगर साई नहीं होगा तो एडवर्स ओपिनियन नहीं पॉसिबल। तो हम इधर वो साई वाली सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्विकली इसको रीकैप कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने सारे झंझट कर लिए, सैंपल सिलेक्ट कर लिया, मैनेजमेंट के पास दस्तखत कराने के कॉन्फर्मेशन, उसने बोला हमने आपको 10 कस्टमर्स आप लाए थे ना, 9 की इजाज़त दे दी है, एक इस कस्टमर को नहीं भेजना। आपने उनसे पूछा क्यों, और उससे रिलेटेड एविडेंस गैदर किया। दूसरी चीज़ आपने रोम पे, फ्रॉड पे, प्रोसीजर्स पे अपना इम्पैक्ट इवेल्युएट किया। तीसरी चीज़ आपने क्या कहा कि कोशिश करता हूँ कोई और तरीका है जिससे साई ऑब्टेन हो जाए। ये आपके 3 कोर्स ऑफ एक्शन थे। अब इसके बाद क्या होगा, अगर 1 और 3 इनके जवाब क्या है, नेगेटिव है। अगर इनके जवाब नेगेटिव में मतलब रीज़न जेन्युइन नहीं है या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से साई ऑब्टेन नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, शिकायत लगानी है TCWG को। अच्छा, ये आपने शिकायत मैं कर रहा हूँ, या ये असल में ना लिख दीजिएगा कि कंप्लेंट करेंगे TCWG को, कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे TCWG को इस मामले के बाद से, और उसका इम्पैक्ट देखेंगे ऑडिट पे और अपने ओपिनियन पे। जी सर। अगर तो हमें वो अलाउ नहीं करता कि आप प्रेजेंटेशन भेजो, और हमें उससे हमारे पास चल सकते हैं कि सर यहाँ पर मसला है, ठीक है, उसकी वजह से रिसीवेबल था हमारे पास, प्रोविजन होगी उसमें मसला आ जाएगा, लेकिन हम प्रोविजन में पहले स्ट्रिक्ट कर चुके हैं, हमारी फिर से सारे प्रोसीजर के बाद परफॉर्म करेंगे। सारे प्रोसीजर्स उस एरिया से रिलेटेड हमें रिविजिट करने पड़ेंगे। इवन के अगर आपको ओवरऑल डाउट हो जाता है ना कि ये लोग झूठे हैं, ये बेईमान है, तो आपके फिर बाकी आपका ना, आपके बेसिकली रिस्क का बटन दब जाएगा, अलार्म बेसिकली दब जाएगा। इस एरिया में तो झूठ नजर आ गया, खुल के ये सामने आ गए हैं, और पता नहीं और एरियाज में क्या क्या झूठ बोले हुए हैं, तो आपके अपनी ऑडिट अप्रोच को रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और एरिया में भी सैंपल साइज इंक्रीज करने पड़ेंगे। अपने प्रोसीजर्स में हो सकता है आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी अब इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि वो जो आपकी इनिशियल रिस्क असेसमेंट थी वो इनके झूठ की वजह से इनवैलिडेट हो गई है, वो अब वैलिड नहीं रही। तो जब देखें, जब हालात बदलते हैं तो फिर जज्बात बदल जाते हैं, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। आई एम सॉरी, हाँ, उस केस में होता है ऑडिटर कहता है कि भाई नहीं, मुझे अब और टाइम चाहिए। वो पूछते हैं क्यों, आपने तो एग्री किया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इन हालात का नहीं पता था। तो आपको अपना ये हमेशा एक क्लाइंट ना हमेशा ही जल्दी में होगा कि जी जल्दी जल्दी रिपोर्ट इशू करें। वैसे भी खुद सोचे, जितना टाइम आप लोगों को वो दे देंगे, आपने उतने कीड़े निकालने हैं उनके काम में, आपने कौन सा उनको बख्श देना है, आपने और ज्यादा से ज्यादा गलतियां। एक बड़ा प्रैक्टिकली क्या चीज हो रही होती है, इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पास आप जाएंगे ना कि नहीं ये इंफॉर्मेशन, ये वाला स्केड्यूल तो अभी बना ही नहीं है, जाओ यार माफ करो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। क्लाइंट इस तरह से करता है प्रैक्टिकली, ये इनको कहते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। अच्छा, जिस दिन आपने रिपोर्ट, अब 2 दिन रह गए ना, आप कह रहे हैं सर प्लीज दे दें इंफॉर्मेशन, वो सारा काम पेंडिंग है। ओके कैसे यार, दे देता हूँ। अच्छा, उस दिन ना रात को 10 बजे 11 बजे आपको ईमेल कर जाएंगे। अच्छा, आप ये मत समझे कि आप घर पे होंगे, आप दफ्तर, आप क्लाइंट के दफ्तर में ही होंगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यार शुक्र है इसने इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आपके पास कितना टाइम है, 1 दिन का टाइम। तो आपने वहाँ पर ज़रूर एक बैलेंस अचीव करना है कि भाई ये मुझे इन्फॉर्मेशन आज मिली है, ये जो रिपोर्ट की डेट एग्री की थी ना, इससे पहले ये भी एग्री किया था कि इन्फॉर्मेशन टाइम पे देनी है। तो आप उनसे फिर रीनेगोशिएट करते हैं, और ऐसा हुआ है, फर्म्स जो हैं वो पोजीशन ले रही होती हैं, पार्टनर्स डट जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने इन्फॉर्मेशन लेट दी है, अब रिपोर्ट भी लेट मिलेगी, तो यू हैव टू टेक दैट पोजीशन। ठीक होगी बात। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बाकी अगले लेक्चर में जी। अच्छा, ये हम वो रिकॉर्ड बल्कि कर रहे हैं, क्वेश्चन जी बताएं। कंफर्मेशन के लिए भेजनी या नहीं भेजनी है, तो आज में हमें कंसीडर करना होगा। बिल्कुल। और उसकी इजाजत, फीस कंफर्मेशन की इजाजत मिली है
उसके बाद वो सारे भेजना लाजमी है, उसमें से सैंपल आउट कर सकते हैं कि कुछ भेजे कुछ नहीं भेजे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। देखिए जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया है ना, ये तो गुनाह कबीरा है। जो सैंपल सिलेक्ट किया है उस सारे पे कॉन्फर्मेशंस भेजनी है। गुनाह कबीरा कर दिया सर आपने। हाँ जी, क्योंकि अच्छा उसका लॉजिक है, आपने अपनी जजमेंट किसी एक तरफ तो टिके, आपने अपनी जजमेंट एक्सरसाइज की थी कि मुझे सफिशिएंट एविडेंस, एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा अगर मैं 20 कस्टमर्स को कॉन्फर्मेशन भेजूं। अब ये सैंपल का सैंपल वाली गलती सर मत कीजिएगा, याद रखें, क्योंकि आमतौर पे ऑडिटर्स भी कभी कभार जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इट इज गोइंग टू कम बैक। आपसे रिव्यू में मैनेजर पूछेगा सर 20 सिलेक्ट की थी, ये 10 को किससे पूछ के भेज गए, इनको भी ना भेजते। नहीं तो हम कह देंगे ना ऑडिटर परफॉर्म ऑन सैंपल बेस। हाँ तो वो सैंपल 20 है। जजमेंट हमारी चेंज होगी सर, बाद में चेंज होगी हमारी बात। क्या रीजन हुआ है? फिर एंड में बताऊं, ये सर मैं भेज देता हूं, मैं भेज। हाँ पहले सिलेक्ट कॉन्फर्मेशन का किया था तो कॉन्फर्मेशन क्यों नहीं किया, फिर सिलेक्ट ही ना करते कॉन्फर्मेशन, डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव पे ही जाते। वो तो फिर अंदर करनी थी सर, तो मजबूरी थी हमारी करनी। जी इतने पैसों में इतना ही होता है सर, ये कहिएगा, लेकिन मुझे इसके बाद की जो है ना वो फिल्म करके भेजिएगा कि इसके बाद क्या हुआ था। ये कह जब कहेंगे ना वो भी फिल्म कीजिएगा, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टेड मैं होऊंगा इसके बाद वाले पार्ट में। क्लाइंट्स ये नहीं कर सकते कि कुछ कंफर्मेशन पहले इजाजत पहले दे दो, कुछ की लेट तो तब तक आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली कि आप इजाजत लेट लें, फॉर एग्जांपल कि जी डिस्प्यूट बस ये रिजॉल्व होने वाले, दिस इज पॉसिबल। सर ऑर्डर स्टैम्प कब मिलती है? हाँ ऑर्डर स्टैम्प कब मिलती है? तो जो आपने साइन करना है रिपोर्ट, उसके लिए प्रोसेस ये होता है, आप क्वालिफाई कर लें, उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है जो आपको आईकैप की तरफ से लेना होता है। मतलब हर कोई, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट रिपोर्ट नहीं साइन कर सकता। ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर सकते हैं जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो फ्रॉम आईकैप। और ये जो नया कंपनीज एक्ट 17 आया है ना, इसमें उन्होंने वर्ड ऐड किया है, कौन सा वाला सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो आपने सुना था ना, डिग्री तो डिग्री होती है, असली और जाली, तो वो लॉ मेकर्स ने कहा क्लियर कर देते हैं कि वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट। नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ वो तो प्रैक्टिस, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को मिलता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है सर, वेरी गुड। ठीक हो गई बात सर। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं अभी थोड़ी देर में। थैंक यू। 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, 15 की।